चलो देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आज, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 1 से लेके 14 चैप्टर तक क्या पढ़ेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है अपना क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहलाते हैं, ये पहले ये जानते हैं। रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। रियल नंबर से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बताना विच लाइन इज रिप्रेजेंटेड नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब जो लाइन पे रिप्रेजेंट नंबर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे होते हैं, ठीक है। रियल नंबर होते हैं नेगेटिव और रियल नंबर होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से, रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे आपके क्या, 2 तरह के नंबर आएंगे, रेशनल इरेशनल। लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है, अपन पढ़ेंगे सीधी बात। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो बनेगा फंडामेंटल थ्योरम क्या है। पहला क्वेश्चन बनता है जो फंडामेंटल थ्योरम का है, क्या है ये आपका आएगा 1 नंबर में क्वेश्चन के फाइंड द राइट द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताओ। दूसरा आपका फॉर्मूला, भैया यहाँ समझ लो, दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा आपका बनेगा एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ एक ही है जो है वो क्या, एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी को हम लिख सकते हैं एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। लिखते जाना। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल मिला है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। किससे मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मोर देन टर्म्स। क्या होता है, मोर देन। और इसका नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब जो टर्म मोर देन हो, मतलब क्या हो, एक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा हो, वह क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। मतलब बहुत सारे जब पद मिलके इकट्ठा होते हैं तो वह कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुत सारे पद जब एक साथ मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अपन बहुपद कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। किसकी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री कैसे कैसे होते हैं उसको जानते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री जो होगा, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका जो थर्ड होता है या इसी को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या है, डिग्री चीज़ होती क्या है। डिग्री जो होती है वो किसी भी बेस के ऊपर जब कोई चीज़ चढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सपोज मैंने x की पावर 2 लिखा, तो ये जो x है वो क्या है, वो बेस है, और जो इसके ऊपर चढ़ा है वो क्या है, इसकी पावर है। क्या है, पावर। पावर को क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जब पावर मैक्सिमम पावर जब 1 हो, किसी भी बेस की मैक्सिमम पावर जब 1 हो, किसी भी बेस की मैक्सिमम पावर जब 1 हो तो वह होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। अगर मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की या किसी भी वेरिएबल की कितनी है, 2 है। कितनी है, 2, तो वह हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब किसी की भी मैक्सिमम पावर 3 होगी, क्या होगी, मैक्सिमम पावर 3। वह पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि हाईएस्ट पावर इज 3 इज कॉल्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिनोमियल। तो बताना पड़ेगा कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना, वो पूछेगा हाईएस्ट पावर ऑफ 2 फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिनोमियल, तो बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में कि नहीं आई, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फॉर्मूला पूछता है आपसे, इससे पूछ सकता है आपसे कि एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जनरल फार्मूला। क्या पूछेगा,
जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पूछेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? तो जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस सी। क्या होगा? ax प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ठीक है, ax प्लस क्या हो गया? देखो जो तुम कह रहे हो ए लिखा ना मैंने, ax प्लस सी। यहाँ पर a जो है कोएफिशिएंट का काम कर रहा है। हमें यहाँ पर पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। ये देखना है अपन को। जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनेगा? ax प्लस सी लिख सकते, bx प्लस सी भी लिख सकते, हम ax प्लस b भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। लेकिन उसकी पावर जो होगी, x की पावर कितनी होगी? मैक्सिमम 1। हम लिखेंगे जनरल फार्मूला ऑफ या फॉर्म लिख लें ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछेगा जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फार्मूला बताइए किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अपन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बार भी आने के बहुत चांस हैं। आने के चांस ही नहीं है, रखा मिलना है। या तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, या जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पूछा जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखना, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स निकल कर आते हैं। क्या आते हैं? जीरोस या रूट्स निकल के आते हैं। अब देखो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1। तो जो x की वैल्यू निकलेगी या रूट्स निकलेंगे, रूट्स या जीरो निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे? केवल 1। कितने निकलेंगे? 1। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो निकलेंगी, x की वैल्यू निकलेंगी या y की वैल्यू निकलेंगी, z की वैल्यू निकलेंगी, या रूट्स निकलेंगे या जीरो निकलेंगे, उसके कितने निकलेंगे? 2। कितने निकलेंगे? 2। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो कितने जीरोस निकल के आते हैं? 2। उसे हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा के नाम से, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो उसके 3 निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं? जीरोस निकल के 3। तो जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही जीरो निकलना है। आई समझ में बात? क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही क्या होंगे? उसके जीरो होंगे। बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म की। किसकी बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू टर्म की। अब टर्म में क्या कहता है, टर्म में देखते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टर्म लिखना है क्या भैया? लिखना है आदर्श? लिखो। लीनियर को बोलते हैं रैखिक, हिंदी वाले समझ लें रैखिक पॉलिनोमियल बहुपद, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। और क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघात। नहीं, जनरल फॉर्म में जीरो नहीं लगेगा। अगर जनरल फॉर्म में जीरो लगाओगे, पॉलिनोमियल पूछे तो जीरो नहीं लगता है। याद रखना, पॉलिनोमियल पूछे तो जीरो नहीं लगता है। लेकिन अगर उसने इक्वेशन पूछा, क्या पूछा? इक्वेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना वहाँ पर। ये नहीं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर लेकर देखा और तुमने ये लिख दिया। अगर यहाँ पर इक्वेशन होगा, क्या होगा? इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 4 में पहुँच गए अपन। कहाँ पहुँच गए? चैप्टर नंबर 4 में। तो इक्वल में क्या लगाएंगे? जीरो। जब इक्वेशन दिया जाएगा तो इक्वल में जीरो लगाना है। हाँ, रूट्स में अभी बता रहे हैं, ठीक है। और अगर इक्वल में इक्वेशन नहीं दिया गया है तो पॉलिनोमियल दिया गया है तो इक्वल में जीरो नहीं लगाएंगे। पॉलिनोमियल में जीरो नहीं लगता है, इक्वेशन में जीरो लगता है। समझ गए? फॉर्म, जनरल फॉर्म दोनों के सेम होते हैं। बस इक्वेशन में क्या हो जाता है? इक्वल में जीरो हो जाता है, और पॉलिनोमियल में इक्वल में जीरो नहीं रहता है, ठीक। अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म की। किसकी बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू टर्म कौन सा होता है? ये लिख गया इस साइड का? क्यों?
अकॉर्डिंग टू टर्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टर्म भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। हाँ, इसी चैप्टर में है, इसी के टाइप से। पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप्स होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। जैसे मैंने यहाँ लिखा x+2, मतलब एक पद अलग है, एक पद अलग है। नहीं आई समझ में बात? जैसे मैंने कहा 2 समोसे प्लस 3 रसगुल्ले प्लस 4 पकौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने अलग अलग चीज़ लिखी, मतलब मैंने समोसे की बात की, रसगुल्ले की बात की, पकौड़े की बात की, तो रसगुल्ला, पकौड़ा और समोसा अपने आप में अलग अलग है कि नहीं है? जब मैंने कहा मैं आपको 3 चीज़ें रखूँ, रसगुल्ले, पकौड़ी और समोसे, ठीक है, तो देखो ये तीन आइटम होगा कि नहीं होगा? होगा 3 आइटम। तो मतलब अपन बात करते हैं आइटम की। क्या करते हैं? आइटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात होगी टर्म। इसी आइटम मतलब पदार्थ, खाने वाला, भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो ठीक है, जब आइटम की बात करेंगे तो आइटम अपन खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने बात की टर्म की, तो मैथ में उसी को कह देते हैं टर्म। मतलब सेपरेशन देखते हैं कि कितने बार लिखा जाता है। देखो यहाँ पर x वैल्यू लिखी है, +2 लिखा है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि नहीं है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो दोनों चीज़ें जब अलग अलग होंगी तो इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जितने टर्म होंगे उसको उतना ही नाम देते हैं। अगर जब 1 टर्म मिले, क्या मिले, तो उसको नाम दिया जाता है मोनोमियल। क्या दिया जाता है? जब 1 टर्म होता है तो उसे बोलते हैं क्या? मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं x, हाँ। 1 टर्म जब होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे x लिख लिया, अकेला है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, जब कोई नंबर अकेला रहेगा तो वह होगा मोनोमियल। क्या होगा? मोनोमियल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, 8, 7, 6, 5, ये सब क्या है? अलग अलग है। मैंने यहाँ लिख दिया 7x², तो भी क्या है? मोनोमियल है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया y, तो ये भी क्या है? मोनोमियल है। मतलब ये सब क्या है? मोनोमियल है। अलग अलग लिखे, कॉमा में मतलब अलग अलग लिखे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, बता रहे 1 मिनट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ देखो बाइनोमियल की बात करें, बाइनोमियल में क्या होता है? 2 लोग आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? 2 लोग। तो हमने यहाँ लिखे 2 टर्म आ जाएंगे। कितने टर्म आ जाएंगे? 2 टर्म। अब 2 टर्म कैसे होंगे? यहाँ देखो, जैसे 1x+2 लिखा कि नहीं लिखा? 2 लोग हैं, जुड़े हैं किसी ना किसी चीज़ से, तो ये प्लस है, माइनस भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ लिख दे y² - x, ये अलग अलग चीज़ें होंगी नहीं होंगी? नहीं। स्क्वायर जरूरी नहीं है कि एक में स्क्वायर है तो दूसरे में स्क्वायर लगे, नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा x³ - y³, तो ये भी क्या है? 2 टर्म है। मतलब 2 टर्म में है तो क्या है? बाइनोमियल है। अगर मैंने बात की 3 टर्म में, कितने टर्म में बात की? 3 टर्म में, तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसको बोलते हैं 3 टर्म। इसमें कितने आ जाते हैं? 3 टर्म। जैसे मैंने लिखा x² + x + 2, तो यहाँ देखो अलग अलग टर्म है कि नहीं है? ये अपने रसगुल्ले होगा, ये समोसे होगा, ये पकौड़े होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो रसगुल्ले अलग चीज़ है अपने आप में, समोसे अलग चीज़ है अपने आप में, और पकौड़ी अलग चीज़ है अपने आप में, ठीक है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल में केवल 1 पद होता है, बाइनोमियल में केवल 2 पद होते हैं, और ट्राइनोमियल में केवल 3 पद होते हैं। सबसे ज़्यादा कितने पद होते हैं? हाँ, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, हम किसकी बात करें? अब बेटा सर जाओ, ठीक है। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब फाइंड आउट करते हैं तो 2 जीरो निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? जीरोस। क्या निकल के आते हैं? जीरोस निकल के आते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा क्वेश्चन वाले हम लोग जाओ, ठीक है। अल्फा और बीटा निकल के आते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब देखो, जब दो जीरो होते हैं अल्फा और बीटा निकल के आते हैं तो दो, यहाँ समझ लो कल पेपर, हाँ नर्सों हैं, तो गाट रहे हैं ना ऊपर जाकर पंखा के देखोगे कितने बार चक्कर लगा रहा है। जैसे वो 9 चैप्टर में है कि 10 चैप्टर में है, सॉरी वो 11 चैप्टर में है ना, कि एक घोड़ा चक्कर लगाता है किसी ग्राउंड का तो माइनर सेगमेंट निकालो, मेजर सेगमेंट निकाल लो, वही क्वेश्चन आना है पेपर में, याद रखना। तो ऐसे ही तुम तो लगाओ चक्कर, ये पंखा कितने चक्कर लगा रहा है। आ रहा भैया समझ जाओ, वीडियो में पापा लोग ने सीधी, ठीक है। जीरो जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा जब निकालते हैं तो इसका रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे कोई इक्वेशन को हमने सॉल्व किया ax² + bx, मतलब किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला यही होता, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके जो जीरो निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं, 2। कितने निकल के आते हैं, 2। एक को नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं हम बीटा। जब हमें इसका रिलेशनशिप निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, रिलेशनशिप। इसके बीच का जब रिलेशन निकालेंगे तो देखो क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। आदर्श तुम्हारे चाचा को भी भेजेंगे, टेंशन नहीं लो। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो सम ऑफ द जीरोस क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। सम ऑफ द जीरोस, देखो सम ऑफ द जीरोस बराबर लिखेंगे, जब फॉर्मूला बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब सम ऑफ जीरोस होगा तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। जब अल्फा प्लस बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स के साथ क्या लिखा, बी, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का माइनस लगाएंगे, बी का बी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा, ए। कोएफिशिएंट वाई कहलाता है जो वेरिएबल के साथ में लिखा हो, तो ये आ गया बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या बनेगा, सी अपॉन ए। क्या है कांस्टेंट टर्म, सी है। जो अकेला लिखा है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा वो कोएफिशिएंट, वो कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट। जिसके एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ किसी वेरिएबल के साथ लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जो किसी के साथ नहीं लिखा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई बात, हमें जब कोई इक्वेशन दिया जाए या पॉलिनोमियल दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए, तो हम उसके जो जीरो निकलते हैं उनके रिलेशन मतलब बताने के लिए कि ये सही निकले हैं या गलत निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं हम, जब हमें जीरोस दिए जाएँ, क्या दिए जाएँ, जीरोस दिए जाए, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहे। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहे तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत मोस्ट फॉर्मूला है और बच्चे उसी को गलत करते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में और प्री बोर्ड में सबसे ज़्यादा गलती की है बच्चों ने फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए। वो होता फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये बनता है हमारा किसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब जब हमें जीरो दिए जाते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है 1/4 माइनस 1/4 और प्लस का 1/4, तो ये देखो ये जो दी जाती है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की होती है, ये होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अदर्स देखते जाओ, ये जो वैल्यू है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तुम्हें जिससे करना तुम उससे करना, लेकिन फॉर्मूला पूछ लेगा तो बैठे रहोगे। पूछेगा कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला लिख के दिखाना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। याद रखना जब इसका हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, L माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी सीधे, माइनस माइनस है, कौन प्लस में था,
-1/4 एक वैल्यू दी जाती है, एक 1/4 वैल्यू दी जाती है, 2 जीरो दिए जाते। तो जो पहले वाली वैल्यू होती है इसको हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। किसकी मानते हैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। जो दूसरी जाती वो मानते हैं हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पहली वाली वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम दूसरी वाली वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो x बन जाए क्या हो जाता? x हो जाता कि x नहीं हो जाता? इसका क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आया 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इंटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? 4x प्लस x 4x² प्लस x प्लस 1। हमारा ये क्या निकल के आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। आई समझ में बात की नहीं आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की लीनियर इक्वेशन हो या वेरिएबल हो, जब भी वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। क्या हो? 1। अब उसने बोला है कि कितने वेरिएबल रहेंगे साथ में? 2 वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक्स वाई वैल्यू होती है, जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमने क्या लिखा? x प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ देखो मैंने क्या ये लिखा? x² प्लस y²। नहीं लिखा ना? पूरे 3 चैप्टर में जब भी आपको वेरिएबल मिलेंगे, वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है? लीनियर कहा है। कौन सा कहा है? लीनियर। और लीनियर का मतलब होता है उसकी पावर कितनी रहेगी? 1। x प्लस वाई और रहता है x प्लस 2y इक्वल टू 14। ऐसा क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब ये दो वेरिएबल के साथ उसका कहता है 2 वेरिएबल के साथ एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। और कौन सा इक्वेशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन ऊपर रहेगा, एक इक्वेशन कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। मतलब उनका क्या रहेगा? जोड़ा रहेगा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। आई समझ में बात? अब देखते हैं जो इनकी वैल्यू निकलेंगी वो वैल्यू कैसे निकलेंगी? उनको हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और निकलेगा c1/c2। ठीक है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? और अब बताएंगे। जब तीनों इक्वल होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? जब तीनों इक्वल हों, रेशियो जब तीनों इक्वल निकलते हैं, एक दूसरे के इक्वल हों, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब इन्फिनाइट मतलब कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसका कितने भी सॉल्यूशन बन सकते हैं। किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे के रेशियो इक्वल हो, तीनों रेशियो कैसे हो? एक दूसरे के इक्वल। a1/b1 a1/a2 इक्वल b1/b2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा बनता है? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होता है तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है? कौन सा सॉल्यूशन बनता है? नो सॉल्यूशन। कौन सा? एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार से ये सॉल्व नहीं हो सकता है। वही तो पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं हम। जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, मतलब जो a1 और a2 के रेशियो होंगे वो इक्वल नॉट b1/b2 के इक्वल नॉट होंगे, तो वह क्या कहलाएंगे? आपके यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। कौन से सॉल्यूशन कहलाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। आई समझ में बात? यहाँ किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, अब बात कर डिस्क्रिमिनेट, इसी में है ना डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेट। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब वो लाइन कह रहा हूं सर, नाम की जगह लाइन बता रहा हूं। अच्छा, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 के होगे तो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? कि जो एक दूसरे को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। मतलब क्या करे? काटे। वह क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है कि नहीं कहलाती?
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। कंसिस्टेंट, वही बता रहा सब, ठीक है। कंसिस्टेंट वह कहलाते हैं जिनके सॉल्यूशन हो सके, और जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? नॉन कंसिस्टेंट कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? जिनकी वैल्यू सही निकले और जिनकी वैल्यू नहीं निकल पाए वो क्या कहलाएंगे? नॉन कंसिस्टेंट कहलाएंगे। दूसरी बात करते हैं इंसिडेंट हो गया, अब आएगा यहाँ इंटरसेक्टिंग हो गया, अब कौन सा आएगा? कॉन्सिडेंट। कौन सी आएंगी? कॉन्सिडेंट लाइन आएगी। कौन सी आएंगी? कॉन्सिडेंट लाइन कहलाती है एक दूसरे को क्या करना? एक दूसरे के ऊपर गिरना। और और पैरेलल लाइन क्या कहलाती है? एक दूसरे के पैरेलल होना। जब तीनों इक्वल होंगे तो कौन सी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। जब एक इक्वल नहीं होगा, B1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। और जब A1 इक्वल नॉट B1 के होगा तो क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। आगे समझ में बात भाई साहब? इसमें सर एक इक्वल होगी, एक नॉट इक्वल होगी, तब होगी पैरेलल। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो ये होगी इक्वल नहीं होंगी। जब इक्वल होंगी तीनों तो क्या होंगी? कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। और जब पैरेलल एक इक्वल नहीं होगी तो क्या होंगी? वो पैरेलल लाइन होंगी। कौन सी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। पैराबोला आती है जब एक दूसरे के सभी इक्वल ना हो। पैराबोला में होते बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। समझ में आई बात? पैराबोला मतलब जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर क्या हो, ऐसे कई बार हो, मतलब कई बार उस लाइन को इंटरसेक्ट करें तो क्या कहलाती है? पैराबोला कहलाती है। क्या कहलाती है? पैराबोला। पिछली बार आया था, इस बार नहीं आएगा। 2024 में आया था, 2025 में नहीं आना है, गारंटी है। सेकंड चैप्टर से है, नहीं है सेकंड का, ठीक है, नहीं आना। अब बात करते हैं हम, हाँ ये हो गया थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अब थर्ड चैप्टर में दो चीज़ें और आती हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड होते? हाँ, एलिमिनेशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम किसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके बांटते हैं और सब्स्टिट्यूट करके करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया कोई इक्वेशन, हमने लिखा 2x + y = 6 और 9, हमने यहाँ लिखा 3x + 2y = 6, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं? पहले एक इक्वेशन को लेते हैं, फिर दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं, फिर तीसरा इक्वेशन लेते हैं और उनको क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से एक इक्वेशन, जैसे हमने पहला इक्वेशन लिया, पहले इक्वेशन से हम किसी सिंगल वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिया 2x + y = 9 लिया पहला इक्वेशन, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल आएगा 9 - 2x। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? जो तीसरा इक्वेशन की वैल्यू आएगी, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके हम उस दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। किस में करेंगे? दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। जब वैल्यू को तीसरे इक्वेशन को वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो जब एक वैल्यू निकल के आएगी, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू या y की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू निकल के आए, ठीक है, जब किसी की भी वैल्यू निकल के आएगी x या y की, उस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड सबसे अच्छा है कि पहले इक्वेशन को लो, फिर इक्वेशन के बाद जो इक्वेशन तीसरा बने उस तीसरे इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में रखो, जो दूसरे इक्वेशन से कोई वैल्यू निकले उस तीसरे इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से जब x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो y की यहाँ से निकलेगी, y की यहाँ से निकल रही तो x की यहाँ से वैल्यू निकलेगी। आई समझ में बात? कोई सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं एलिमिनेशन मेथड। रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में बच्चे क्या करते हैं? वैल्यू को करनी पड़ती है पहले सिमिलर। क्या करनी पड़ती है? जैसे यहाँ पर लिखा 3y = 9, यहाँ लिखा 3x + y = 6, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया। अब हम क्या करते हैं, याद रखना, या तो x वेरिएबल को सेम कर लो या y वेरिएबल को सेम कर लो। तो मैं मानता हूं कि x वेरिएबल को सेम करना बहुत आसान होता है। क्यों होता है आसान?
देखो जो x के साथ लिखा रहे उसका मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में कर देना, इस इक्वेशन में पूरी में कर देना, और जो इस इक्वेशन के आगे लिखा रहे, इस वेरिएबल के आगे रखा रहे, इस इक्वेशन में क्या कर देना, उसका मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इसके साथ क्या लिखा था 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इक्वेशन में पूरे में, इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, पूरे में, दूसरे वाले में कर देंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे यहाँ 3 बन जा 3x, 3 3 या 9y इक्वल टू 9 3 या 27, यहाँ भी करना है, इक्वल के इस साइड भी करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ करना भूल जाते हैं, पहली गलती यहाँ करते हैं। दूसरी गलती यहाँ करते कि इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इससे कर देते, इसमें नहीं करते। तो यहाँ भी करेंगे तो 3 बन जा 3x, y बन जा y और 6 बन जा 6। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, y सब्सट्रैक्शन मेथड करते हैं और y एडिशन मेथड करते हैं। दो मेथड होते हैं, y सब्सट्रैक्शन और y एडिशन। जब y सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, y सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन बिल्कुल चेंज कर दिए जाते हैं, अपोजिट साइन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, अपोजिट। जैसे यहाँ प्लस का था, ये वाला साइन किस में है, प्लस में है, प्लस का 3x, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस y है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये प्लस का है तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का। अब जो ये साइन लगे हैं हम इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ये साइन इससे रिप्रेजेंट होंगे, मतलब ये इक्वेशन इस साइन से क्या होंगे, रिप्रेजेंट। तो 3x प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैसा हो जाएगा, कैंसल। ये प्लस माइनस तो कितना आएगा, माइनस 8y, प्लस की वैल्यू बड़ी इसलिए प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 27 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 21। क्यों आया, प्लस माइनस माइनस। तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन के। समझ में आई बात। जब एडिशन मेथड करते हैं, क्या करते हैं भाई, एडिशन मेथड करते हैं। जैसे सपोज यहाँ मैंने लिख दिया होता माइनस का, क्या का, माइनस का, तो यहाँ था 3x प्लस कितना, 3 या 9 प्लस 27 लिया था, और यहाँ से निकल के आता माइनस का 3x प्लस y इक्वल टू 6। अब एडिशन कब होता है, जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो, वैल्यू सेम हो, डिजिट कैसी हो, सेम हो, साइन कैसे हो, डिफरेंट हो, तब लगता है भाई एडिशन मेथड। कौन सा लगता है, वाई एडिशन मेथड। और एडिशन मेथड में क्या करते हैं, सीधे सीधे काट देते हैं, 9 कुछ और 9 1 10 वाई, और यहाँ कितना हो जाता है 26 7 33। तो यहाँ से होता है एडिशन में कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा का सीधा करना पड़ता है। बस देखना है कि एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। साइन चेंज करोगे तो वाई सब्ट्रैक्शन मेथड हो जाएगा। हाँ, वाई सब्ट्रैक्शन मेथड होगा, और सब्ट्रैक्शन मेथड होगा तो सबके साइन चेंज होंगे नीचे के। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि, हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो तुम। नीचे का सब माइनस करे तो 3y का हाफ है और ऊपर का x, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा भी आप देख, हाँ बोलो बोलो बोलो, आप एक दूसरे लिखे सब, हाँ बोलो। नीचे का माइनस का हाफ -3x नहीं सब, हाँ लो, अब x के साथ मल्टीप्लाई हो तो -3x। हाँ, माइनस का 3x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये माइनस का 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना, तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, -3 का मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, साइन का मल्टीप्लाई नहीं करना है। किसका नहीं करना है, साइन का। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब वैल्यू कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और जब ये सब चेंज हो जाएंगी तो फिर नीचे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। आंसर आएगा लेकिन सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओगे फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए साइन चेंज नहीं, साइन का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ बात।